मैं अंशुल कुमार सोनी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चैप्टर 9 एसी करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होता है। आपके ऑप्शंस हैं शून्य, लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी। तो हम जानते हैं कि जब प्रतिरोधी परिपथ में जो करंट और वोल्टेज होता है उनका जो फेज़ अंतर होता है वो जीरो होता है। जब फेज़ अंतर जीरो होगा, ये इमेज में आप देख सकते हैं कि जब फेज़ अंतर जीरो होगा तो कॉस जीरो का मान हमेशा वन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो यूनिटी होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो का मान वन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 माइक्रोवाट में कितने वाट होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 0.01 मिलीवाट, 0.1 मिलीवाट, 1.0 मिलीवाट या 10 मिलीवाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0.1 मिलीवाट। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है के कारण घटता है। तो आपके ऑप्शन है इंडक्टिव भार, प्रतिरोधी भार, कैपेसिटिव भार और करंट भार। तो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं ये, जिसमें दिख रहा है कि वोल्टेज पहले पीक पॉइंट में पहुंचा है, फिर उसके बाद करंट अपने पीक पॉइंट में पहुंच रहा है। मतलब कि जो करंट है वो पिछड़ा हुआ है। जब करंट पिछड़ा हुआ होता है, वो भी 90 अंश पिछड़ा, क्योंकि जब वोल्टेज अपनी पीक पॉइंट में पहुंचा है तब करंट अपने पीक पॉइंट में जाने के लिए स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 अंश पश्चिगामी है। तो ये जो 90 अंश पश्चिगामी होता है वो एक इंडक्टर के लिए ही सेट होता है, ठीक है। इंडक्टर के लिए सेट होने का मतलब ये है कि जो एक इंडक्टर होता है वो करंट को हमेशा लैग कराता है, ठीक है। तो जो शक्ति गुणांक घटाएगा वो इंडक्टर ही घटाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा इंडक्टिव भार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में कौन सी वांछनीय विशेषता होती है। ऑप्शन है उच्च आउटपुट इम्पीडेंस, निम्न इनपुट इम्पीडेंस, अच्छी आवृत्ति प्रतिक्रिया या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि एम्पलीफिकेशन में हमेशा एक निम्न इम्पीडेंस की इनपुट दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो निम्न इनपुट इम्पीडेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से हेनरी किसके लिए मापक की इकाई है। ये इंपॉर्टेंट है। हेनरी हो गया, फैराड हो गया, ओम हो गया, ये एक यूनिट होती है। तो आप इनको याद कर लीजिए। तो आपके ऑप्शन है रिएक्टेंस, प्रतिरोध, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इमेज के साथ। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं एक इंडक्टर है जिसको हम एल से सिंबॉलिक करते हैं, है ना। तो जो हेनरी होता है वो इंडक्टेंस का यूनिट होता है। अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होती है फैराड, ठीक है। अब प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। तो चलिए आपको तीनों के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ऑप्शन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइनोसॉइडल तरंग के पीक फैक्टर का मान होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितना होता है। ऑप्शन है 0, 1, 0.1 या 1.41। तो इसका जो आंसर होगा, पहले आप देखिए पीक पॉइंट क्या है। ये आपके सामने कि जो साइनोसॉइडल जो वेव चल रही है उसमें जो एक शीर्ष होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, दोनों के जो शीर्ष होते हैं उसी को हम बेस लाइन से शीर्ष तक का जो अंतराल होता है ना उसे हम पीक कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 1.41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी सप्लाई की आवृत्ति होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको तो ये चार्जर, अडॉप्टर और भी बहुत सी चीज़ों में लिखा मिल जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 505 हर्ट्ज़, 5 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़।
तो इसका जो सही आंसर होगा सी 50 हर्ट्ज। और जो 60 हर्ट्ज होती है वो अमेरिका की तरफ में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वहाँ के जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे 60 हर्ट्ज शो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोसॉइडल एसी सप्लाई में वीआरएमएस निम्न के बराबर होता है। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन। आरएमएस का मतलब क्या होता है? आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब वही जो पीक पॉइंट में पहुंचती है ना वोल्टेज, वही होती है वी मैक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वी मैक्स अपॉन 2, वी मैक्स अपॉन अंडर रूट 2, और डी है अंडर रूट 2 इंटू वी मैक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, पहले हम एक फॉर्मूला बताते हैं, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट 2। जो वी एम है वो वी मैक्स ही है। ठीक है, तो वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स अपॉन अंडर रूट 2। तो ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एसी सप्लाई में कैपेसिटर का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता है। अब कैपेसिटर है तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हमेशा ये करंट को लीड कराता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पावर इम्प्रूवमेंट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, रिएक्टेंस इम्प्रूवमेंट, वोल्टेज इम्प्रूवमेंट। तो जब करंट लीड होगी तो क्या होगा? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा बी, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पीडेंस की इकाई है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका था, क्वेश्चन नंबर शायद 2 था तो उसमें बता चुका हूँ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और जल्दी से इसका आंसर लगाते। सॉरी, इम्पीडेंस नहीं, इंडक्टेंस का बताया था, है ना। तो इम्पीडेंस का बताइए, इसका जो होगा वो होगा ओम होगा आंसर। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि रेजिस्टेंस का भी ओम हो रहा है और इम्पीडेंस का भी ओम हो रहा है, तो ये कैसे संभव है? तो जो इम्पीडेंस होता है ना उसको हम जेड से शो करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है जो वेक्टर फॉर्म में आता है, जेड इजकल टू एक्स जे और आर। जो आर होता है ना वो होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर हम जे और एक्स को हटा दें तो जेड इजकल टू आर हो गया। ठीक है, और जब जेड इजकल टू आर हो गया तो आर क्या है? प्रतिरोध, और जेड क्या है? इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस बराबर प्रतिरोध। ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो जब आर का अगर यूनिट ओम होगा तो जेड का भी यूनिट क्या होगा? ओम होगा। तो इसी कारण से इम्पीडेंस की भी यूनिट क्या हो जाती? ओम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की मापने की इकाई होती, इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इसमें मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए के डब्ल्यू एच, मैं फुल फॉर्म के साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, किलो वाट आवर, किलो वाट, किलो वोल्ट एम्पियर और किलो वाट आवर। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये आपको मीटर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक मीटर घरों पे लगा हो तो उसमें ज़रूर से जब मीटर रीडिंग करने आता है एक रीडर, तो वो हमेशा किलो वाट आवर से ही देखता है कि खपत कितनी होती है। ठीक है, तो ऊर्जा मापने की इकाई वो होगी, क्या होगी कि किलो वाट आवर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किलो वाट आवर और किलो वोल्ट एम्पियर, तो किलो वाट आवर और किलो वोल्ट एम्पियर में एक तो अंतर क्या है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो किलो वाट आवर का तो आपको पता ही है कि मीटर में यूज़ हो चुका, पर किलो वोल्ट एम्पियर का यूज़ कहाँ हुआ है और आपने कहाँ देखा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइनोसॉइडल विविध मात्रा का पीक पॉइंट होगा। तो इसके ऑप्शन है 1.732, 1.414, 2.414 या 2.732। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1 पॉइंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल फिल्टरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अब रिपल फिल्टरिंग के लिए क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन है इंडक्टर,
प्रतिरोध, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर है कैपेसिटर। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है कि इंडक्टर भी रिपल फिल्टरिंग में उपयोग किया जाता है, ठीक है, और कैपेसिटर भी किया जाता है। तो अब ऑप्शन में तो दोनों दिए हैं, तो अब मैंने आंसर तो सी बताया है, तो कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होता है ना कि इंडक्टर क्यों नहीं हुआ। तो इंडक्टर इसलिए नहीं हुआ, पहले तो आप जान दीजिए रिपल फिल्टरिंग होता क्या है। तो रिपल फिल्टरिंग ये होता है कि जब डीसी जो करंट होती है ना उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी आ जाती है, क्योंकि डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी हमेशा जीरो होती है। तो अगर उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी आ जाती है, जब रेक्टिफाई करते हैं ना, तो रिपल फिल्टरिंग का उपयोग किया जाता है कि जब एसी से डीसी बनाते हैं तो उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी भी आ जाती है डीसी में। तो वो फ्रिक्वेंसी को हटाने के लिए अपन रिपल फिल्टरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। रिपल फिल्टरिंग का जो अक्सर उपयोग करता है तो वो उसमें किया जाता है कि जब एल और आर परिपथ बनते हैं, एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब हो जाता है अपना प्रतिरोध, सॉरी एल आर नहीं, एल और सी का प्रयोग करा जाता है, ठीक है, एल और सी, मैंने आर बताया सॉरी। तो एल और सी का प्रयोग किया जाता है जिसमें एल इंडक्टर होता है और सी होता है कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि इंडक्टर जो है लैग कराता है, ठीक है, करंट को, और जो कैपेसिटर है वो लीड कराता है करंट को। तो जब लैग और लीड दोनों जब आएंगे ना तो एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब जीरो हो जाएगा तो जो डीसी है उसमें फ्रिक्वेंसी एकदम जीरो हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसका जो आंसर कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्यों हुआ, क्योंकि जब धारा निम्न होती है ना, निम्न धारा के लिए और उच्च धाराओं के लिए इंडक्टर का उपयोग करते हैं। बस आप इतना याद रख लीजिए कि निम्न धाराओं के लिए कैपेसिटर। अगर क्वेश्चन ऐसा कहते हैं कि निम्न धाराओं के लिए रिपल देखिए रिपल फिल्टरिंग के लिए निम्न धाराओं का, सॉरी ऑप्शन गलत हो गया। अगर निम्न धाराओं के लिए पूछता है ना तो कैपेसिटर होगा, और उच्च धाराओं के लिए रिपल फिल्टरिंग पूछता है तो इंडक्टर होगा इसका आंसर। बस आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसमें डिटेलिंग में जाएंगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो है, इसमें डिटेलिंग में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं शॉर्ट में बता के आगे चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध इंडक्टर एसी परिपथ में होता है। ये तो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि धारा वोल्टेज के 90 अंश अग्रगामी, धारा वोल्टेज के 90 अंश पश्चगामी, धारा वोल्टेज के 90 अंश बराबर, या इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर हमेशा धारा को क्या कराता है, लैग कराता है, ठीक है, हमेशा पिछाड़ता है, मतलब पीछे करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 अंश पश्चगामी वाला, है ना, कि धारा वोल्टेज के 90 अंश पश्चगामी होती है। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कैपेसिटर एसी परिपथ में होता है। अब कैपेसिटर में क्या होगा कि धारा हमेशा क्या कराती है, लीड कराती है, ठीक है। तो जब लीड होगी तो क्या होगी, 90 अंश अग्रगामी होगी। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, धारा वोल्टेज के 90 अंश अग्रगामी होती है। ये कॉमनली क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया और आपको सीधा सीधा आंसर बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटर है वो। एक कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम आवेश एकत्रित करता है, इसका कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम एकत्रित करता है, इसका कैपेसिटेंस होगा। तो ऑप्शन है 0.024 फैरड, 0.24 फैरड, 1.24 फैरड या 0.0024 फैरड। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हम जानते हैं कि कूलाम मतलब आवेश इक्वल टू क्या होगा, CV, ठीक है, जहाँ पे Q बराबर होता है चार्ज, C बराबर होता है कैपेसिटेंस और V बराबर होता है वोल्ट। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला पे, तो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा 0.24 इक्वल टू C इंटू 10, क्योंकि वोल्टेज 10 है और आवेश अपने पास कितना है 0.24। तो 10 का पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 0.24 अपॉन 10 इक्वल टू C हो जाएगा, और इसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो C इक्वल टू 0.024 फैरड हो जाएगा।
आप चाहें तो घर पर पेन पेपर उठाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए 0.024 फैरेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेज प्रत्यावर्ती धारा के करंट और वोल्टेज के बीच का फेज कोण 60 अंश है, तो शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है पर दिख रहा कठिन है। चलिए इसको सिंपल बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन है 0.24, 0.5, 0.05 और 1.24। तो देखते हैं कि जो पी एफ होता है पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, कॉस फाई। ठीक है, लिखा है पी एफ इज़ दी पावर फैक्टर, फाई इज़ दी अपरेंट पावर फेज एंगल। ठीक है, मतलब कि वही फेज एंगल होता है धारा और वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पे फेज एंगल कितना है, फेज कोण 60 अंश, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वांटिटी एवं टाइम के मध्य की ग्राफ को क्या कहा जाता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, वेव फॉर्म या कर्व फॉर्म। तो सीधी सी बात है, अल्टरनेटिव हमेशा वेव फॉर्म में ही होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, है ना, क्वांटिटी और टाइम के मध्य का जो ग्राफ होता है वो हमेशा वेव फॉर्म में ही होता है। तो इसका सही आंसर हो गया वेव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटिंग धारा का समीकरण I इजकल टू 42.4 साइन 628t है, तो धारा का औसत मान होगा। एक समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है 42.2a, 27a, ए का मतलब एम्पियर है, ठीक है, 28.2a और 42a, ए का मतलब एम्पियर, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि आई इजकल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अगर हम तुलना करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन से, क्वेश्चन वाले इक्वेशन से हम तुलना करते हैं इस फॉर्मूले का, तो आई मैक्स अपन को कितना मिलेगा, 42.4 यानी 42.4। ठीक है, जब आई मैक्स 42.4 है तो हमको एवरेज याद करना है। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, आई एवरेज इजकल टू 0.637 इंटू आई मैक्स। ठीक है, तो बस वैल्यू को पुट कीजिए और आपका आंसर 27 एम्पियर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला ज़रूर से याद कीजिएगा, आगे बहुत काम देगा। ये तो फर्स्ट ईयर का, अभी सेकेंड ईयर में भी आपको अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर और भी यानी कि बहुत सी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी आपको। मैं टॉपिक का नाम नहीं लेता, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बैकेलाइट की सीट को एयर कैपेसिटरों के बीच प्रविष्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब एयर कैपेसिटरों के बीच प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है, एक बैकेलाइट की सीट को एयर कैपेसिटरों के बीच प्रविष्ट किया जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, अरे स्वाभाविक सी बात है, बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब जो सीट होगा तो उतना ज़्यादा मतलब है ना कि एयर कैपेसिटरों के बीच प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है, सीटों को, तो उतनी ज़्यादा आवेश क्षमता बढ़ेगी। जब आवेश क्षमता बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है, आपके सामने है आर एम एस अपॉन एवरेज, एवरेज अपॉन आर एम एस, 1 अपॉन आर एम एस या 1 अपॉन एवरेज। तो आपके सामने फॉर्मूला है कि के एफ मतलब होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, के एफ इक्वल टू आर एम एस अपॉन एवरेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर एम एस अपॉन एवरेज, मतलब कि रूट मीन्स स्क्वायर अपॉन एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको तो आप रट ही लीजिए कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, घनत्व सिद्धांत, प्रेरण सिद्धांत, अनुपात सिद्धांत या हस्त सिद्धांत। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रेरण सिद्धांत, है ना। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर को नमी से बचाता है, ब्रीदर, आयल टैंक, कोर या इंडिकेटर।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैं आपको एक होमवर्क इसमें भी दे देता हूँ कि ब्रीदर के अंदर ऐसा क्या चीज़ होता है जो नमी को सोख लेता है। मैंने तो आंसर ही बता दिया है ना। चलिए देख लेते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है। अब देखिए ब्रीदर, एरो का निशान जहाँ है वो ब्रीदर है, ठीक है। जो ब्रीदर होता है ना वो नमी से बचाता है ट्रांसफार्मर को, ठीक है। नमी ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाने देता। अब आपको बताना है कि ब्रीदर में ऐसा क्या चीज़ होता है जो नमी से बचाता है, ठीक है। कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न के बराबर होती है। ऑप्शन है आपके सामने 10⁻⁹ एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻4 एम्पियर या 10⁻⁻3 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मात्रा जिससे जुड़ी दो रॉड को एक साथ निकाला जाता क्या कहलाता। ऑप्शन है ड्रा, पोल्ट्री, पिच या लेड। तो इसका मैं आंसर बताऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए इफ़ेक्टिव होमवर्क है, ठीक है। कि ड्रा क्या होता है, इसका आंसर ड्रा है। तो आपको बताना है कि ड्रा क्या होता है और ये किस प्रकार का दिखता है। आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि ड्रा क्या है, किस प्रकार से होता है, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और नॉलेज भी बहुत सारा गेन हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।